गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारा लास्ट 2 लेक्चर जो कंप्लीट किए हैं वो हमने किए हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 से। जो आपका 9th का न्यू कोर्स आया उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है? चैप्टर नंबर 6 सेल से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को सेल में प्रॉपरली जो बेसिक जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे कि इनसे क्वेश्चन पुट हो सकता है, इनसे क्वेश्चन पुट हो सकता है, वो सारा करवाया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे जो भी क्वेश्चन हो रहे थे वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जो बेसिक पॉइंट्स थे। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या लिया था? सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनेल्स लिए। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनमें से स्पेशली जो क्वेश्चंस थे वो थे माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम से, जिसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, और लाइसोसोम जो है उसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं और क्या रीजन है हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं? दोनों के रीजन अलग अलग है। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, हम सारे वर्क प्रॉपर करने लग जाते हैं। लेकिन हमको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाती है, होती है ना। हर सेल को भी एनर्जी की नीड होती है, और हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जितनी भी क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी, इसको क्या कर लेता है अपने पास में स्टोर कर लेता है। अब आपके यहाँ पे क्या है आसपास, क्या होता है? पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस। वहां से क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास होती है आपके घर तक? क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है ना। तो जैसे आपके घर तक एनर्जी आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है, एज इट इज हर सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। सिंगल रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमको ये एनर्जी दे रहा है, इस रीजन से ये हर सेल में पावर हाउस कहलाता है। फिर मैंने इसके लिए काफी पॉइंट्स बताए थे। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, दिखने में शू लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्रिस्टे होता है। वहां मैंने एक क्वेश्चन एक पॉइंट बोला था, दैट इज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड हमारा क्या है? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के लिए आप लोग क्या बोलेंगे? क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम जो है वो सुसाइड बैग है आपके हर सेल के अंदर। जैसे अगर आप एक सेल बना रहे हैं तो हर सेल के अंदर बहुत टाइनी से पार्टिकल स्प्रेड आउट होते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये स्प्रेड हुए हुए जो पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं? ये स्प्रेड हुए हुए पार्टिकल्स के अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या करते होंगे? डाइजेशन। लेकिन किस चीज का डाइजेशन करते हैं बच्चों? वेस्ट मटेरियल का। किसका? वेस्ट का। एक सेल जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। अब एक सेल काम नहीं कर पा रही, जब एक सेल का प्रॉपर फंक्शन रुक जाता है यानी उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है? जब उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है तो सेल में प्रॉपरली वेस्ट मटेरियल नहीं बन पाता। वेस्ट नहीं बन रहा तो बेचारा किसको डाइजेस्ट करेगा? वो तो खाना खाएगा। तो धीरे धीरे सेल के जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं ना, इंटरनल जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम्स जो भी है, राइबोसोम सॉरी, वो सारे इंटरनल ऑर्गेनल्स पे क्या कर देता है? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्प्रेड आउट कर देता है, बिकॉज ये बस्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, फट जाता है। अब फटने से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरी सेल में फैल जाते हैं और इंटरनल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इट मीन्स यही एक सिंगल रीजन है कि सेल का सुसाइडल बैग कहलाता है। कौन? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। हमने सेल थ्योरी पढ़ ली है और सेल का नॉर्मल एक डेफिनेशन पढ़ लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचता है? अब हमारे पास बचते हैं अदर ऑर्गेनल्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारे पास में अब बच रहे हैं वो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। हम लोगों ने जब सेल की थ्योरी पढ़ी थी तो सेल थ्योरी की जो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि सेल थ्योरी में क्या दिया गया था, श्लाइडेनशॉन के थ्रू और विर्चोव के थ्रू ने बताया था कि एक सेल जो होती है वो प्लांट सेल, एनिमल सेल होती है या यूनिमल्टी होती है, बताया था ना। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि नंबर के बेसिस पे, नंबर के बेस पे अगर देखा जाए तो सेल क्या है? अगर नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो सेल दो तरीके की है। फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेल्यूलर।
ये। अब ये मीनिंग क्या रखते हैं? यूनी का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और मल्टी से आपको समझ में आ रहा है, दैट इज मोर देन वन और टू। एक या एक से ज्यादा जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ऐसे जानवर जिनके अंदर क्या है, एक ही सेल क्या कर रही है, सिंगल सेल है उनके पास में, वो सारे क्या कंप्लीट कर रही है? फंक्शंस। क्या कंप्लीट कर रही है बच्चों? फंक्शंस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमोइबा, अमीबा, ठीक है। और इसके बाद में मल्टी सेल्यूलर क्या है? मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? मोर देन। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं। ह्यूमन क्या है बेटा? ह्यूमन एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर आईज अलग काम कर रही हैं, हमारे ईयर अलग काम कर रहे हैं, हमारा माउथ अलग काम कर रहा है, हमारी नोज अलग काम कर रही है ना? तो इट मीन्स हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? हर एक ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग होता है। उसमें प्रेजेंट सेल्स जो हैं अगर वो अपने अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रही हैं, यानी हर फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल है, तो हम उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके। सेकंड जो है कि मैम नंबर के बेस पे ही होगा क्या? नहीं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है किसके बेसिस पे? सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड द सेकंड वन इज इसमें ई साइलेंट मानोगे आप, यूकैरियोटिक। मैम अभी क्या मीनिंग हुआ प्रो और यू का? प्रो का मतलब पी से याद रखो प्राइमरी सेक्शन। जैसे आप छोटी छोटी क्लासेस में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे ना, पढ़ते थे, तो प्राइमरी सेक्शन में क्या होता था, हम बहुत छोटे छोटे थे, टीचर पढ़ाता था, कुछ ज्यादा बेसिक हमको नॉलेज नहीं होती है, शुरू में जाते हैं जब, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आना स्टार्ट होते हैं तो क्या होना शुरू होता है, जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो हम हर चीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है टीचर के थ्रू, सब समझ में आता है ना। सेम चीज है। प्रो से याद रखना कि प्राइमरी कुछ वर्ड है, ऐसी सेल्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब कौन सी सेल्स? प्रो का मतलब वो सेल जो क्या कर रही हो बेटा? प्रो का मतलब वो सेल्स जिनके अंदर क्या नहीं होगी? मेम्ब्रेन नहीं होंगी। क्या नहीं होगी? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल का वो डबल मेम्ब्रेन होता है, बताया था ना। अगर ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनेल हो, अगर उसके अंदर खुद की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगर वो अपनी मेम्ब्रेन कैरी नहीं कर रहा है, तो वो कौन सी सेल्स कहलाती हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो सिंपल सा मीनिंग निकलेगा, पी से याद रखना प्राइमरी, अपनी खुद का याद कर लेना कि हम हमारे प्राइमरी सेक्शंस में थे तब हम क्या पढ़ते थे या जो भी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी वो ऐसी सेल्स होंगी जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी ऑर्गेनेल्स पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और जो इनका न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर क्या होता है इनका? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस भी क्या होता है बच्चों? इनका जो न्यूक्लियस होता है वो या तो एब्सेंट होगा या फिर वेल डेवलप्ड नहीं होता है, नॉट वेल डेवलप्ड। तो ऐसी सेल्स जो क्या कर रही हैं? प्रॉपरली वेल डेवलप्ड नहीं है, जो क्या है जिन सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, अब अपन आ जाते हैं यूकैरियोटिक पे। किस पे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं थे, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस भी कैसा होता है? वेल डेवलप्ड। समझे?
तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो, ऑर्गेनेल्स ओपन हो, खुला पड़ा हो, सब साइटोप्लाज्म में मिक्स सा लग रहा हो, तो ऐसी सेल्स कौन सी कहलाती है? प्रोकैरियोट। बट ऐसी सेल्स जिनके अंदर हर ऑर्गेनेल जो है उसकी खुद की मेम्ब्रेन भी है, उनका न्यूक्लियस भी वेल डिफाइन है, मतलब देख के सेल को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम बता दें कि भाई ये न्यूक्लियस है, तो वो कौन सी है? यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे बचे हुए जितने भी क्या बच रहे हैं? ऑर्गेनेल्स बच रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है और लाइसोसोम हो चुका है। अब अपन ले लेते हैं राइबोसोम्स। क्या ले लेंगे? राइबोसोम्स। इसे जोम्स भी बोल सकते हो, राइजोसोम्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको वहां ओरली नहीं बताना है, आप लोगों को वहां रिटर्न में लिख के आना है, आपको सब समझ में आना चाहिए बस। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या है? ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी? ग्रेन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी? स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे से, जैसे गेहूं के से दाने गिरे हुए, ऐसी स्ट्रक्चर होगी। और इनका काम क्या होगा? इनका ये एक ऐसी यूनिट है सेल के अंदर जो खुद प्रोटीन बनाती है। हर चीज को बनने के लिए, डेवलप होने के लिए प्रोटीन की नीड होती है। आज हमारी बॉडी में कहीं हमारी स्किन कट गई तो स्किन वापस से रिफॉर्म हो रही है, उसके लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है। तो हर सेल को, वो प्रोटीन एक सेल का ही तो है, तो हर सेल को भी किसकी जरूरत होती है बच्चों? प्रोटीन की जरूरत होती है। हम कह सकते हैं इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन। इसका काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। तो राइबोसोम का फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे? इट प्रोड्यूसेस क्या? प्रोटीन। इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन आता है प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट कौन सी है, किसमें? एक सेल में, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? राइबोसोम। प्रोटीन को सिंथेसाइज का मतलब फॉर्म करना, प्रोटीन को बनाने वाली यूनिट हमारी सेल में क्या है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? राइबोसोम। क्या लिखेंगे बच्चों? राइबोसोम। समझ आया? अब जो राइबोसोम है गेहूं के जैसे फैला हुआ है, तो ये दो तरीके से है हमारी सेल के अंदर। या तो ये बिल्कुल फ्री फॉर्म में होगा, इस तरीके से गिरा हुआ होगा पूरी सेल में, या फिर ये कैसा होगा? अटैच्ड होगा। क्या होगा बच्चों? अटैच्ड। फ्री है तो ठीक है, प्रोटीन बना ही रहा है। अटैच्ड किससे होता है? अटैच्ड होता है, ये हमारा नेक्स्ट जो ये थर्ड था। अब हमारा फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है ER। फुल फॉर्म है एंडो। क्या है? एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER जो है ये सेल में प्रेजेंट वो ऑर्गेनेल है जो राइबोसोम से अटैच्ड भी हो सकता है और फ्री भी हो। जैसे राइबोसोम फ्री है या अटैच्ड है? किससे अटैच्ड है? तो वो आता है नेक्स्ट ऑर्गेनेल। कि राइबोसोम्स जो हैं कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अटैच्ड होते हैं। जिनसे अटैच तो जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये दो तरीके का होता है। RER, R का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जिसपे अटैच्ड है वो तो कौन सी है? RER। और जिसपे अटैच्ड नहीं होते, यानी कि जो बिल्कुल कैसा होता है? प्लेन होता है। जैसे ट्यूब है, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सा है? RER। और एक ट्यूब है जो बिल्कुल कैसी है? प्लेन है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा है? स्मूथ ER। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो नेटवर्क बनाती है। नेटवर्क। आप लोग जब एक सेल का स्टडी करेंगे ना, जब आप एक सेल को देखेंगे, बुक के अंदर डायग्राम देखेंगे, तो एक सेल के अंदर इस टाइप की सी आपको आप इसकी अलग से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वो देख सकते हैं, डायग्राम दिखेगा आपको। जैसे एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन है, तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बहुत सारे सैक यानी गोले गोले से डिस्क जैसी फैली हुई है। तो ये जो डिस्क के जैसे फैली हुई है ये क्या है? ER। तो आप लोग
अपन जो नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं राइबोसोम के बाद। राइबोसोम के लिए सिर्फ इतना होगा कि स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट है, यानी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम ये दो तरीके से हो सकता है, आर ई आर, एस ई आर, ओ सॉरी, ये दो तरीके से होता है, या तो सेल में बिल्कुल फ्री होगा या फिर ये सेल के अंदर अटैच्ड होगा। तो अब जिससे अटैच्ड है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ई आर क्या आएगा? ई आर। ई आर जो है ये कैसी है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी सैक कर लीजिए, सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे टाइप की सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आप लिखेंगे नेटवर्किंग बनाती है, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मेम्ब्रेन। बाहर की जो मेम्ब्रेन है वहां से लेके न्यूक्लियस के बीच में इसका कनेक्शन होता है। अब जब ये नेटवर्क ही बना रही है आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, तो इसका मेन वर्क क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम है बच्चों इसका? ट्रांसपोर्टेशन। तो स्मॉल छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर जो पूरा नेटवर्क बना के रखते हैं, एक जाल सा होता है, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन में, बिकॉज ये बाहर की मेम्ब्रेन से लेके अंदर न्यूक्लियस तक तो फैला हुआ ही है, तो कुछ भी लेना देना होगा वो कौन करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरीके की होती है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, आर ई आर एंड एस ई आर। फिर आप इनका एक एक पॉइंट लिख देंगे। ये कैसी होती है? रफ होती है। ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। इस पे कौन प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इन पे नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये जो है जब राइबोसोम खुद प्रोटीन बना रहा था, तो इस पे भी राइबोसोम है, तो ये किसका काम करती है? आर ई आर तो प्रोटीन फॉर्मेशन का, और एस ई आर किसका करती है? फैट सिंथेसाइज करने का, लिपिड्स बनाने का। सेल के अंदर जो लिपिड फॉर्मेशन है वो किसका काम है? एस ई आर का। किसका काम है बच्चों? एस ई आर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहां तक समझ आया? तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए? हमने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट है। क्या है? एक बेसिक यूनिट, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल दो काम करती है, या तो स्ट्रक्चरल यूनिट है साथ में फंक्शनल यूनिट है। ये एक बॉडी को स्ट्रक्चर भी देती है और उसके फंक्शंस भी कराती है। सीजन से स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये एक बेसिक यूनिट है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक छोटा सा कंपार्टमेंट जो किसी बिल्डिंग को बना रहा है, ब्रिक जो बिल्डिंग को बना रही है, वो एक सेल है। फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी श्लाइडन एंड किसने दी थी? श्वान ने। श्लाइडन एंड श्वान ने क्या बोला था? श्लाइडन एंड श्वान ने कुछ पॉइंट्स दिए जिसको विर्चो ने ऐड कर दिया था। उसके बाद में उस डिस्क्रिप्शन के बाद में क्या आया कि सेल है क्या? तो हमने सेल के 3 पॉइंट पढ़े थे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मिक मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हमने पढ़ा कि सेल के अंदर क्या है, तो वो थे सेल के ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस पढ़ा, लाइसोसोम सुसाइड बैग पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट राइबोसोम पढ़ी, और फैट एंड प्रोटीन दोनों को सिंथेसाइज करना और नेटवर्किंग में हेल्प करना है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या है, हमारा जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खत्म हुआ, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? अभी तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी तक जो भी पूरा चैप्टर हुआ उसमें। सबसे पहले तो हमारा क्या टॉपिक हो गया? सबसे पहले तो हमारा सेल का टॉपिक हो गया कि सेल की डेफिनेशन दीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो पुट हो सकता है वो है सेल थ्योरी का, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा श्लाइडन एंड श्वान थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे पुट किया जा सकता है, जो बन सकता है थर्ड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सेल डिफाइन कीजिए। तो सेल डिफाइन करोगे तो तीनों पॉइंट आएंगे, न्यूक्लियस आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा और सेल मेम्ब्रेन आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि इंटरनल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है इसके पीछे? तो आप आंसर प्रॉपर समझाएंगे।
ओनली एक्सप्लेन द माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बताना है तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट लिखेंगे, फिर आप एक नोट डाल के लिखेंगे कि इसे पावर हाउस कहते हैं। एज इट इज लाइसोसोम जो है, पहले लाइसोसोम एक्सप्लेन करो, अगर पूछा गया है सुसाइड बैग क्यों है तो सिर्फ वही रीजन लिखना है। फिर राइबोसोम में स्पेशली क्वेश्चन बनता है प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट क्या है सेल की, दैट इज राइबोसोम। और फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस से आउटर मेम्ब्रेन तक एक नेटवर्क फॉर्म कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहते हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यहाँ तक तो हुए हमारे 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपन ने अभी तक जो पढ़ा वो है पूरा कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको इस पूरे चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐसे स्पेशल पढ़ने हैं कि हमको सेल के बारे में ही क्वेश्चन आ सकता है, या स्पेशली यही पूछा जा सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्यों हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, जो भी। तो बेसिक पॉइंट से लेकर के हमने क्या पढ़ लिया, इंटरनल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए। जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट ये चैप्टर जो है ये आगे जो हम टिश्यू पढ़ेंगे उसमें हेल्प करेगा। बहुत छोटा सा कि मैम छोटा सा है, 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया, काफी इजी है। लेकिन ये लेक्चर जो है या ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को आगे टिश्यू चैप्टर में हेल्प करेगा, क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल से बनता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है दैट इज व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आप आंसर जो है उसमें क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो सिर्फ यही नहीं लिखना है कि वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, रीजन भी बताना है कि वो प्रोटेक्शन का काम कैसे कर रही है। बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, the outer covering of the cell which is very thin and selectively permeable, that is known as cell membrane, which helps to cell for the selection of material। एक सेल को मटेरियल सेलेक्ट करने में जो पतली सी एक मेम्ब्रेन हेल्प करती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये हमेशा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली यूनिट कौन सी। मैंने अभी बहुत प्रॉपर्ली जब मैं आपको लेक्चर समझा रही थी तब मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस वाली यूनिट पूछी जाएगी और एक वो कहाँ अटैच्ड है वो पूछा जाता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट बताओ, तो सिर्फ नेम लिखना। द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेटिक यूनिट इन सेल। एक सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली जो यूनिट है वो क्या है, राइबोसोम्स है। फिर अपन पहले फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रीजन दैट आरईआर आल्सो सिंथेसाइज द प्रोटीन। क्या रीजन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे। द RER, द फुल फॉर्म ऑफ RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ वर्ड क्या है, रफ मींस इट कैरीज द राइबोसोम्स ऑन देयर आउटर सरफेस। ये अपनी बाहर की सरफेस पे क्या कैरी करते हैं, राइबोसोम्स। प्रॉपर्ली जो मैं लाइंस बोल रही हूँ ना उनको सुनना, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट वही लिख देना, छाप लेना कि मैम ने जो लाइन बोली थी वो छाप लेनी है, समझो फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम राइबोसोम कह रहे हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, रफ वाली पे। तो ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके बाहर बहुत छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, उन्हें हम रफ ER कहते हैं। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट ही उसके ऊपर प्रेजेंट है तो वो खुद भी किसका काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का करेगी ना। यही रीजन है कि RER जो है वो राइबोसोम्स को अपनी आउटर सरफेस पे कैरी करती है और हेल्प करती है इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन दैट, सॉरी, नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक सेल के पावर हाउस का नेम बताओ, पूरा एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना कि पूरी रामायण लिखना है, क्योंकि रामायण नहीं लिखनी, सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल बताना है। तो सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज ये हमारे एटीपी को स्टोर्ड रखता है। मैम एटीपी क्या है, तो जहां भी आप एटीपी लिखेंगे, चाहे यहाँ चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां, आप एटीपी की फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी की फुल फॉर्म आनी जरूरी है। नेक्स्ट आपका है डिफाइन द राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आपको इनको पूरा यहाँ वर्ड आ रहा है डिफाइन, तो राइबोसोम को डिफाइन करो, तो क्या पॉइंट्स लिखेंगे, भी मैंने आपको 2 या 3 पॉइंट्स बताए थे। राइबोसोम क्या है, ये छोटे छोटे से मेम्ब्रेन बॉन्डेड पार्टिकल्स हैं जो सेल के अंदर फैले हुए हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या बताया था, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था या तो ये फ्री फॉर्म में होंगे या ये अटैच्ड फॉर्म में होंगे। एंड द फोर्थ वन, जब ये अटैच्ड होंगे तो ये किस पे अटैच्ड होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। फिर हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे बहुत बड़े बड़े सैक हैं जो पूरी सेल में फैले हुए हैं, उसका एक नेटवर्क है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। जब ये पूरी सेल में फैले हुए ही हैं तो ये ट्रांसपोर्ट, भाई आज में अगर इतनी बड़ी हो जाए, इतने लंबे हो जाए हम कि यहाँ से उठा वहां दूसरा सामान रखा है उसे उठा लेंगे, तो फिर किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी बीच में, नहीं। एज इट इज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये ऐसे सैक हैं, ऐसी पॉलीबैग टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी सेल में फैली हुई है। सो क्या लिखेंगे आप, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म अ नेटवर्क बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन। एक नेटवर्क बना लेते हैं न्यूक्लियस से लेके मेम्ब्रेन तक, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। जब ये न्यूक्लियस से आउटर सरफेस तक है ही तो हेल्प तो करनी है, तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। There are two types of endoplasmic reticulum. First is SER and the second one is RER. The SER full form लिखेंगे आप एरो लगा के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक बिल्कुल सॉफ्ट सा जिसकी सरफेस पे कोई राइबोसोम कोई अदर पार्टिकल सबमिट नहीं होता है, वो SER कहलाता है। और जब बिल्कुल स्मूथ है, कोचू पोचू सा है, तो क्या करेगा, फैट स्टोर कर लेगा। तो इसका काम क्या होता है, सेल के अंदर लिपिड और फैट को स्टोर कर लेना। RER में क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि राइबोसोम्स जो हैं वो इस पे प्रेजेंट है। R से राइबोसोम याद रखना, R से रफ तो है ही लेकिन R से राइबोसोम भी याद रखना कि जो अपनी सरफेस पे राइबोसोम्स को अटैच रखता है, राइबोसोम खुद प्रोटीन बना रहा है तो RER का काम प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉपर लैंग्वेज में आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। आप लोगों ने शायद A4 साइज की कॉपी बना ली होगी। ठीक है, अब जो भी चैप्टर हो रहा है, जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस आपकी कॉपी में, क्योंकि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन अभी भी कर रही हूँ, अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है तब भी मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर क्वेश्चंस समझाती हूँ, तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑफलाइन क्लासेस जब अपनी स्टार्ट होंगी जल्दी, जब कोविड-19 से थोड़ा हट जाएगा कि हाँ बाउंडेशन थोड़ी कम हुई है, थोड़ा कम है, तो क्लासेस जो प्रॉपर स्टार्ट होगी या तो ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही, जब आप टीचर आपके सामने होगा, जो मैसेज आएंगे आपके, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये प्रॉपर लैंग्वेज में आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे हमारा वो सेल का लास्ट लेक्चर होगा। तो एक बार आप लोग जो भी टॉपिक कवर हुए हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में, 4th लेक्चर पढ़ने से पहले उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर 4th लेक्चर पढ़े। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।